विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष नए विषय को लेकर के, मौलिक अधिकारों में पार्ट 13 को लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार बताया। विद्यार्थियों, हमने आपसे समता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण आर्टिकल 14 का उल्लेख किया। हमने समता के अधिकार के अंतर्गत आपसे धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेद को निषिद्ध करने वाला अनुच्छेद आर्टिकल 15 की परिचर्चा किया। हमने आपसे लोक नियोजन में अवसर की समता की परिचर्चा करते हुए आर्टिकल 16 की बात किया। हमने आपसे छुआछूत को मिटाने के लिए अस्पृश्यता के उन्मूलन या अंत की घोषणा की गई। हमने अनुच्छेद 17 की परिचर्चा आपसे किया और समता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत करता है उसकी भी परिचर्चा आपसे मैंने किया। विद्यार्थियों, उसके बाद हमने दूसरा मूल अधिकार जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार था, हमने उसकी परिचर्चा किया, जिसमें आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और आचरण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निरायु सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, इसकी चर्चा किया। 19 के बाद हमने आपसे स्वतंत्रता में ही अनुच्छेद 20 की चर्चा किया कि किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध या किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण के संबंध में स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 में किया। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की परिचर्चा किया और कल मैंने आपसे मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की परिचर्चा किया। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों में 2 मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके, समता का मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके प्रस्तुत हुए हैं, डॉक्टर गौरव त्रिपाठी लेकर के आए हैं आपके लिए क्या तीसरा मौलिक अधिकार। कौन सा तीसरा मौलिक अधिकार? उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह शोषण के विरुद्ध का अधिकार हम लेकर के आए हैं, लेकिन आपको जैसा हम पहले बताते हैं कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आप आईएएस से लेकर के चाहे पीसीएस हो, चाहे रिव्यू ऑफिसर हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, किसी रेलवे हो, आईबीपीएस हो, सारी परीक्षाओं में हम आपको राज्य व्यवस्था के पोर्शन से अधिक अंक दिलाना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये अंक आपको हमारे वीडियो को गंभीरता से देखने से प्राप्त होगा। हम आपको समग्र रूप में पूरी बात लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आइए देखते हैं, क्या देखते हैं? आर्टिकल 23, 22 कल हमने कर लिया चर्चा। आज हम आपके लिए ले आए हैं आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। कौन? अनुच्छेद 23 करता है। ये जो अनुच्छेद 23 आया ना प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 23 सामाजिक न्याय की एक स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। और यह अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में देखें तो राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अनुच्छेद 23 राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। किसके किसके विरुद्ध प्राप्त है यह अधिकार? राज्य के भी विरुद्ध और किसके विरुद्ध? आप बताइए। व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अनुच्छेद, आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 23(1) का संवैधानिक पाठ। संविधान में क्या लिखा? हम आपको बिना संविधान पढ़ाए राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ाना चाहते, मेरे टेंडेंसी में नहीं। हम आपको संविधान का पाठ जरूर पढ़ाते हैं क्योंकि आप जानते तो रहे।
आइए देखते हैं 23 कहता है, 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आप देखिए अनुच्छेद 23(1) आर्टिकल 23 सब आर्टिकल 1 कहता है मानव का दुर्व्यापार। किसको रोकने की बात कर रहा है? मानव को। अब आप देखिए ये अनुच्छेद आर्टिकल 23 किसको मिल रहा है? व्यक्ति को मिल रहा है, नागरिक को नहीं। इसमें नागरिक और व्यक्ति, नागरिक और अनागरिक, देशी और विदेशी दोनों शामिल हैं। अनुच्छेद 23 का लाभ किसको मिलेगा? व्यक्तियों को मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार और इसी प्रकार से बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया जाता है। कौन कहता है? 23(1) कौन कहता है? 23(1) कहता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब है कि मानव का खराब व्यापार और बेगारी और जबरदस्ती श्रम को देश से समाप्त किया जाता है, प्रतिषिद्ध किया जाता है, रोका जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आओगे। दुर्व्यापार जो है ये व्यापक शब्द है। मानव का दुर्व्यापार शब्द जो है क्या है? बहुत व्यापक शब्द है। इसमें स्त्री आ जाते हैं, बालक आ जाते हैं, अपंग व्यक्ति आ जाते हैं। इनका अनैतिक रूप से किस प्रयोग वर्जित किया जाता है। मानव के दुर्व्यापार में स्त्री, बालक, अपंग व्यक्ति का अनैतिक प्रयोग बंद किया जाता है। इसमें दासता की समाप्ति का बोध होता है। किसका? दासता की समाप्ति का बोध होता है, जबरन श्रम कराने का बोध होता है, मनाही का बोध होता है मानव के दुर्व्यापार में। और इसमें मानव तस्करी का भी बोध होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या है मानव तस्करी, मानव दुर्व्यापार? यह स्त्री का, पुरुष का और बालक का वस्तु के रूप में, किसके रूप में? वस्तु के रूप में खरीद और फरोख्त हो तो क्या होता? मानव दुर्व्यापार होता। क्या? पुरुष, स्त्री, बच्चों का वस्तुओं के रूप में खरीद फरोख्त मानव तस्करी कहलाता है। विद्यार्थियों, इसी मानव के दुर्व्यापार में ही वेश्यावृत्ति शामिल है। वेश्यावृत्ति क्या है? समाप्त है। जो आपको समाज में वेश्यावृत्ति दिख रही है वहां पर कानून की दृष्टि में वेश्यावृत्ति नहीं, वो लोग नाचने गाने और मनोरंजन क्लब हाउस का लाइसेंस लिए हुए हैं। भले उसकी आड़ में कुछ कर रहे हो, लेकिन सरकार उनको वेश्यावृत्ति का लाइसेंस नहीं देती है। वेश्याओं को तो हमने आपको बताया था कि भ्रमण की भी स्वतंत्रता जो है, निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध है, सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है। तो वेश्यावृत्ति भारत में क्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल बंद है। क्यों वेश्यावृत्ति क्यों बंद है? क्योंकि इसमें स्त्री अपने तन को बेचती है और किसी भी तरीके से मानव का, चाहे स्त्री का खरीद फरोख्त हो और चाहे पुरुष का खरीद फरोख्त हो, चाहे बच्चे का खरीद फरोख्त हो, ये सब क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अर्थात मानव का खराब व्यापार है, दुर्व्यापार है। इसी में वेश्यावृत्ति आ जाती है, इसी में देवदासी प्रथा आ जाता मानव दुर्व्यापार में, इसी में दास प्रथा भी आ जाती है। तो मानव का दुर्व्यापार आप समझ गए होंगे कि इसमें जबरन श्रम आता है, दासता आता है, स्त्री पुरुष और बालकों का क्या खरीद फरोख्त आता है, वेश्यावृत्ति आता है। ठीक है। और विद्यार्थियों, इसके बाद था कि बेगार को निषिद्ध किया जाता है। बेगार क्या है? यह जमींदारी के समय का काम है, का शब्द है। जमींदार क्या करता था? जो उनके
अधीन होते थे उनसे बिना पारिश्रमिक के काम कराता था और वे मजबूरी में कार्य करते थे। क्या करते थे? मजबूरी में कार्य करते थे, तो इसे बेगार कहते थे। बिना किसी फल के, बिना किसी इच्छा के मजबूर होकर के क्या करते हैं? जब काम करते हैं तो बेगार कहलाता है। आपको बेगार की बात आई तो संविधान में जब सभा में जब बहस चल रही थी तो बेगारी की जब बात आई तो लोगों ने कहा कि बेगार शब्द के साथ देवदासी शब्द भी रख दिया जाए। देवदासी क्या है? जो मंदिरों में अपनी लोग बच्चियों को दान दे देते हैं, ये देवदासी प्रथा है। कहा कि देवदासी शब्द भी रख दिया जाए, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया देवदासी शब्द को। ठीक है, कहा कि बेगारी को, मानव के दुर्व्यापार को और इसी प्रकार के किसी भी प्रकार का जबरन श्रम, जबरदस्ती कोई काम किसी से कराने की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है, निषेध किया जाता है, मना किया जाता है। अनुच्छेद 23 से कहता है। और कहता है कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, इसका कोई उल्लंघन करता है तो अपराध होगा। आप भी जानते हैं कि अपराध क्या है? कानून का उल्लंघन है। और ये जरूरी नहीं कि हर अपराध के लिए दंड हो, ये जरूरी नहीं कि हर अपराध के लिए दंड हो, लेकिन इसमें लिख दिया गया कि अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसमें दंड नहीं था, कहा विधि बनेगी और उसके अनुसार दंडनीय होगा। विधि कौन बनाएगा? विधि संसद बनाएगी। कहां से? संविधान के अनुच्छेद 35 से। इसके लिए किसके लिए? मानव के दुर्व्यापार और बेगारी को खत्म करने के लिए दंड का प्रावधान संबंधी विधि बनाएगी। और संसद ने बनाया भी। संसद ने क्या बनाया? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया। क्या बनाया? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया। बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 76 बनाया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया। अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 बनाया। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 बनाया। ये सारे अधिनियम बने हैं। किसके लिए बने? 23(1) के अनुपालन में बने। और 23 तो कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, किस अनुच्छेद की? अनुच्छेद 23 की कोई भी बात राज्य को अनिवार्य सेवाओं, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक व्यवस्था को चलाए जाने के उद्देश्य से अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगा। अर्थात राज्य चाहे तो अनिवार्य कार्यों के लिए, जैसे सैनिक सेवा है, सामाजिक सेवा है, इन सब कार्यों के लिए लोगों को कंपल्सरी सर्विस देने के लिए फोर्स कर सकती है। अनुच्छेद 23(1) जो बलात् श्रम कहता है, जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं लिया जा सकता, वो इसके आड़े नहीं आएगा। यह अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। लेकिन जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो एक सदस्य ने कहा कि जब अनिवार्य सेवा लिया जाए तो क्या हो? मुआवजा भी दिया जाए। लेकिन एक सदस्य ने इसका समर्थन भी किया, अनिवार्य सेवा ले राज्य तो मुआवजा दे। एक सदस्य समर्थन किया, लेकिन संविधान सभा ने इसको खारिज कर दिया कि मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा, राज्य ऐसा कोई भी नियम लाएगी तो सबको मानना पड़ेगा। आप देखें 23(1) और 2 कुल मिलाकर के सामान्य सी यह बात कहता है कि वेश्यावृत्ति, अंगों का व्यापार और जबरदस्ती किसी से काम कराना, बधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति, अनैतिक कर्मकांड सब रोक लगाए जाते हैं और यह अपराध होगा, दंड इसका मिलेगा। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से लोगों से जबरन बलात् श्रम का जो अनुच्छेद 23(1) है उसके होते हुए भी लोगों से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेवाएं अधिरोपित कर सकती है। बस राज्य इस बात का ख्याल करे, जब ऐसा श्रम ले लोगों से तो धर्म, जात, मूलवंश के आधार पर, इसके धर्म, मूलवंश, जात या वर्ग के आधार पर कोई किसी से भेद न करे। अर्थात लिंग के आधार पर भेद कर सकता है राज्य,
लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष से सेवा लेने में भेद कर सकता है, अनिवार्य सेवा, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू है कि मुसलमान, ब्राह्मण है कि ठाकुर, धर्म मूल वंश किसके खानदान में पैदा हुए हैं, कोई मतलब नहीं, सबको बराबर दृष्टि से देखना होगा। इस पूरे प्रकरण में कुछ केसेस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला केस संजीत राय का केस 1983। संजीत राय के केस 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत में जो व्यक्ति लगा हुआ है उसकी जो मजदूरी है आप कम नहीं कर सकते। किससे कम? जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है उससे कम आप नहीं कर सकते हैं। किस केस में कहा? संजीत राय केस में कहा। और टीना वर्सेस भारत संघ केस में कहा, टीना वर्सेस भारत संघ में कहा कि ये जो कैदी काम करते हैं जेलों में, इनको आपको उचित पारिश्रमिक देना पड़ेगा। बिना पारिश्रमिक के आप कैदियों से काम नहीं करा सकते हैं। किसमें कहा? टीना वर्सेस भारत संघ में कहा। विशाल जी वर्सेस भारत संघ केस में कहा कि वेतन देने में देरी करना, वेतन देने में देरी करना, वेतन न देना, दोनों जो है अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। क्या कहा? कि वेतन भुगतान में देरी करना यह बलात् श्रम माना जा सकता है, जबरदस्ती काम माना जा सकता है। इस प्रकार से हमने आपको अनुच्छेद 23 की चर्चा आपसे किया। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 24 कहता है, क्या कहता है? ये जो 14 वर्ष से कम बालक हैं, आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 जो हम पढ़ लिए, अनुच्छेद 24 जो हम पढ़ने चल रहे। अनुच्छेद 24 सामान्य सी बात कहता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इनको कारखानों में या खानों में या संकटमय कार्यों में काम न दिया जाए, न लगाया जाए, इनका नियोजन न किया जाए। अर्थात अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। किस पे रोक लगाता है? बाल श्रम पर अनुच्छेद 24 रोक लगाता है। यह अनुच्छेद 24 जो है इसका उद्देश्य है शोषण रोकना। क्या रोकना? शोषण रोकना। किसका शोषण रोकना? बच्चों का शोषण रोकना। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा को बढ़ावा देना। किसका? स्वास्थ्य का संरक्षण करना, विकास को आगे बढ़ाना और शिक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और आप देखिए आर्टिकल 24 कितने वर्ष से कम के बच्चों? 14 वर्ष से कम। आर्टिकल 21A याद करिए, क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगी। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक उनको राज्य शिक्षा देगी। तो यदि बच्चे कहां चले जाएंगे? फैक्ट्रियों में चले जाएंगे तो शिक्षा कौन लेगा? कोई नहीं। राज्य अपने दायित्व से क्या होगा? भग जाएगा। तो राज्य को अनुच्छेद 24 के माध्यम से ऐसे बच्चों का संरक्षण करना जो 14 वर्ष से कम है और उनको क्या करना है? उनको पढ़ाना लिखाना है। इसके संदर्भ में मेहता यमसी मेहता केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखा उद्योग जो है संकटमय उद्योग है, इसमें बच्चों का नियोजन नहीं किया जा सकता। एक केस और आया बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन ने भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कालीन उद्योग और जो बुनकर उद्योग हैं, बुनाई के उद्योग हैं, इसमें भी बच्चों का बहुत नियोजन किया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। और राज्य अनुच्छेद 24 के क्रियान्वयन पर ध्यान दे। क्या कहा? राज्य अनुच्छेद 24 के क्रियान्वयन पर ध्यान दे। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आपके साथ अनुच्छेद 23 और 24 का अध्ययन किया। आपके साथ मैं भी लाभान्वित हो रहा हूं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए इसी तरीके से
पुनः नया वीडियो लेकर के कल प्रस्तुत होंगे। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल लर्न विद DRGT LEARN लर्न WITH विथ DRGT सब बिना स्पेस के, सब सटा के लिखना, लर्न विद DRGT एक में ही लिख करके हमारे YouTube चैनल को सर्च करिए। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी नाम का YouTube चैनल मिलेगा। आप हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और हमें प्रोत्साहित करिए। हम आपके लिए पुनः एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण प्रभावशाली वीडियो लेकर के पुनः मिलते हैं कल।